हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज इस वॉरियर बैच के पहले लेक्चर में पहले क्लास में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे मिलकर एक हो गए हैं, सारे के सारे वॉरियर्स बन गए हैं। तो आप सबका आपके चैनल बायो नीति पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। हम बहुत एक्साइटेड थे इस वॉरियर बैच को लेकर, अर्ली स्टार्ट को लेकर। पेरेंट्स और बच्चों के बहुत सारी क्यूरीज थी कि सर प्लीज स्टार्ट कीजिए, और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम सब आपके साथ आज जुड़ गए हैं इस पहली क्लास में, पहले लेक्चर में। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे चीजें सारी ऑर्गेनाइज होंगी। सिर्फ आपको तो क्या करना है, आपको तो बच्चों अपने बायो नीति को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी सारा काम हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा वो सेशन नहीं देख पाया है, नहीं ज्वाइन कर पाया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि कैसे हमारी मेथोडोलॉजी रहेगी। एक एक डिटेल बच्चों आपको, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में है, चाहे वो पीवाईक्यूज की फॉर्म में है, सारी की सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब एक्टिविटी बेस्ड आते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे के सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की, एक एक डायग्राम का क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। मतलब आप ये सोच के देखिए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लोग कहते हैं लाइन टू लाइन, हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बिना कुछ देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th में है आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, क्या होती है लाइफ प्रोसेस, कैसे समझेंगे आप। देखिए बेटा, हमारी बॉडी, हमारी से मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। जब भी हम सर्वाइवल की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल की बात करते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। वो सारे फंक्शन जो लाइफ को सस्टेन करने में, जो लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। या इवन जब हम कई बार कुछ, आपको ये लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लाइफ प्रोसेसेस कर रहे होते हो। कि आप सो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं होती है। इवन व्हेन व्हाइल यू आर स्लीपिंग, आपका रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है ना, आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस चल रही है। तो व्हेन यू आर जस्ट स्लीपिंग, और इवन आप क्लास में आइडल आइडल होकर बैठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हो, तो भी आप बहुत सारा काम कर रहे हो। आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग कर रहा है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने में, लाइफ को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है सर। हमारी बॉडी में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, उसके अलावा सर स्केलेटल सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। बहुत सारे फंक्शन है, बिल्कुल सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो इन पर्टिकुलर इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में तो हम बात करेंगे इन चार टॉपिक्स की, चार लाइफ प्रोसेसेस की। पहला क्या है, न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्टली एक्सक्रीशन। तो सर बाकी लाइफ प्रोसेसेस का क्या। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस की ना बच्चे, तो रिप्रोडक्शन अलग से चैप्टर है, नर्वस न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये अलग से चैप्टर है, स्केलेटल सिस्टम हाँ इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये चार। उसके बाद पांचवा हो गया रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारी की सारी प्रोसेसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इफ बट किंतु परंतु जो भी है, वो छोटा सा ये है कि इस चैप्टर में तो सिर्फ हम इन चार की ही बात करेंगे।
बाकी के लिए अलग चैप्टर। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में ये चार। अब आप लोगों ने बहुत 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 बार पढ़ा है लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस, है ना? तो आप में से कौन बच्चा फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए क्राइटेरिया क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चे पीछे से अच्छा सा पढ़ के आए। ये तो सिक्स क्लास, इवन बेसिक सी नॉलेज की बात है। व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? यस, 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 रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है बच्चों, तो रेस्पिरेशन फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। आप भाई खाना खाए बिना रह सकते हो, है ना? आप मूवमेंट के बिना रह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्या 2 मिनट से ज्यादा रेस्पिरेशन आप होल्ड कर सकते हैं? नहीं ना। तो रेस्पिरेशन पहला क्राइटेरिया होता है मेरे बच्चों, टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कि ऐसे फीचर्स जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, कोई एक्सेप्शन ना हो, वो फीचर्स क्या कहलाएंगे? डिफाइनिंग फीचर्स। लिविंग और नॉन लिविंग के कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो जाएंगे? जिसके कुछ एक्सेप्शंस हो। और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब आप कहोगे कि सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर कैसे नहीं है रिप्रोडक्शन? क्योंकि बेटा अभी तक आपको पता ही नहीं है ना कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। मैंने अभी एक स्टार्टिंग में आपको हिंट दिया, कोई एक्सेप्शन ना हो, और इसमें एक्सेप्शन होगा। अब आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अगर मैं कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन डिफाइनिंग फीचर है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिसको हम लिविंग कह रहे हैं, रेस्पिरेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि लिविंग हैं बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे कपल्स आपने देखे होंगे विच कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग, बट ये रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस उनके इसमें क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है, उसका एक्सेप्शन आ गया ना। इसी तरह आपने सुना होगा म्यूल, खच्चर जो होता है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। म्यूल कैसे होते हैं सर? म्यूल तो हमने देखे ही नहीं। देखे हैं बेटा आप लोगों ने। आप अगर वैष्णो देवी गए हो, वहां पर आपने देखे होंगे, है ना? कुछ लोग जो चढ़ नहीं पाते हैं, घोड़े भी होते हैं लेकिन कुछ म्यूल्स भी होते हैं वहां पर, तो वो आपको कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। आप इसको कह सकते हैं ब्रेन बूस्टर। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि रिप्रोडक्शन के अलावा कौन सा और ऐसा नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये काम की बातें हैं बेटा, जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। ब्रेन बूस्टर आपका दिमाग को हिला के चेक करता रहूंगा कि बच्चे हमारे कितने अटेंटिव हैं। कहीं वो ये वाली लाइफ प्रोसेस तो नहीं कर रहे हैं, ये वाली लाइफ प्रोसेस तो नहीं कर रहे हैं क्लास में, कि सर आपने कहा था कि ये भी तो लाइफ प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे अलर्टनेस वाली लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। तो चार लाइफ प्रोसेस है, उसमें से सबसे पहली होती है बेटा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? बहुत बेसिक वर्ड है, आप सिक्स सेवन्थ क्लास एट क्लास में भी पढ़ के आए कि वो प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। यही सुना है आपने अभी तक। और दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक।
या ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम न्यूट्रिशन की ही बात कर लें। तो वो सब्सटेंसेस जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। उनको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं पहले की डेफिनेशन अगर बताऊं, पहले की डेफिनेशन ये होती थी कि वो सब्सटेंसेस जो लार्ज क्वांटिटी में, नाम से भी पता चल रहा है ना मैक्रो, जिनकी लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है वो क्या कहलाते थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी जरूरत होती थी उनको कह देते थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो है उनको क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे पीएच का रेगुलेशन हो गया, टेम्परेचर का रेगुलेशन हो गया, वो वाला काम जो करते हैं उनको हम कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल आपके तीन जो बेसिक फूड सब्सटेंसेस है, तीन जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बाकी जो भी हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो सॉल्ट्स हैं, वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है लेकिन उसके साथ साथ ये बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के फंक्शन के रेगुलेशन के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनको कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के। क्लियर हो गए? आपको समझ में आ गई बात? तो न्यूट्रिशन हमने वर्ड डिस्कस किया, न्यूट्रिशन के बाद हमने बात करी न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ आ गई बात? तो अब हमारी बॉडी में तीन टाइप के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स एंड अल्टीमेटली फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा कहते हैं एनर्जी प्रोवाइडर्स। एनर्जी प्रोवाइडर्स कि आपने एक ऐड देखा होगा, ग्लूकोन डी जान में जान डाल दे पीते ही। मैं ग्लूकोन डी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी इंपोर्टेंस बता रहा हूँ। ग्लूकोन डी करता क्या है आपकी बॉडी में? ग्लूकोन डी बच्चों एनर्जी प्रोवाइडर, मैंने लिखा ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर वाटर सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो जब भी इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होगी ना आपकी बॉडी को, तो वो काम कौन करेगा? यस, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। ठीक है? तो वो ग्लूकोन डी जान में जान डाल दे पीते ही, वो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडर, एकदम से हमें एनर्जी की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा, अरे बड़ा फैटी हो गया, बहुत खाता है क्या, या खा खा के फैटी हो गया है। यस, तो फैट्स आर स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो तो यूटिलाइज हो गई, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। तो स्टोर्ड फूड क्या है? फैट्स हो गए। अब प्रोटीन्स क्या करेंगे? दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है? सर आप तो नए नए वर्ड बता रहे हो। नहीं बेटा, नया नहीं है। आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा है नाइन्थ में, कि लिपिड की दो लेयर होती है, बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को जो बनाने का काम करता है वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो जो रिपेयरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, उसको करते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कह देते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा मेरे बच्चों, आप ये बता दीजिए। आप कर रहे हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जिसको हम नवरात्रि भी कहते हैं ना। नवरात्रि में लोग फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग एक दिन करते हैं, कुछ लोग दो दिन करते हैं, कुछ लोग पूरे के पूरे 9 दिन तक फास्टिंग करते हैं। तो आपको बताना ये है बच्चों कि जब कोई पर्सन लॉन्ग फास्टिंग कर रहा है तो ये तीनों टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कंज्यूम करने की, उसको यूटिलाइज करने का सीक्वेंस क्या होगा? सॉरी, उसको यूटिलाइज करने की सीक्वेंस क्या होगी? कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप
आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी में फैट्स हैं, तो कौन सा सबसे पहले वो यूज करेगा, कौन सा सबसे बाद में यूज होगा? जब कोई भी इंसान फास्टिंग कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग लॉन्ग फास्टिंग पे है। 1-2 दिन की फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए, बताइए, बताइए। ये मैं आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ, आप फटाफट बताइए मुझे, तब तक मैं आगे चलता हूँ। न्यूट्रिएंट से रिलेटेड एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है भाई हमारा कर्सर? एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। एक वर्ड होता है कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा वर्ड है बच्चों फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, या सिंपल फिजियोलॉजिकल वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होता है, क्या डिफरेंस है? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट्स है। तो 1 ग्राम किसी भी न्यूट्रिएंट का जब बर्न किया जाता है आइडल कंडीशन में, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बॉम कैलोरीमीटर। तो बॉम कैलोरीमीटर में 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, कोई भी एक यूनिट आप ले सकते हो, 1 ग्राम लिया जाता है नॉर्मली। 1 ग्राम ऑफ ए न्यूट्रिएंट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 1 ग्राम ऑफ फैट, जब उसको आइडल कंडीशन में, लैब कंडीशन में, बम कैलोरीमीटर में जब उसको बर्न किया जाएगा, तो उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होगी, उससे जितनी एनर्जी मिलेगी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी बच्चों। ठीक है, दैट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन अगर उसी सब्सटेंस को, कि मान लो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसी न्यूट्रिएंट को उतने ही अमाउंट में 1 ग्राम यूटिलाइज करें, यूज करें इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ह्यूमन बॉडी में अगर वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों? पहले मैं वैल्यूज बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए दोनों की दोनों, कैलोरीफिक भी और फिजियोलॉजिकल भी। कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के केस में होती है 4.1 किलो कैलोरी, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4 कैलोरी। प्रोटीन्स 4.2 से 4.5 के बीच में होती है, जबकि ये 4.2 किलो कैलोरी हो जाती है। फैट्स 9.2 किलो कैलोरी एंड 9 किलो कैलोरी। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होगी तो कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे, है ना? तो बताइए, पहले वाला क्वेश्चन भी आपका बचा हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ है ना? क्या क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? फास्टिंग वाला, यस। चलिए पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, कि अगर लॉन्ग फास्टिंग है तो देखिए, सबसे पहले तो जो इमीडिएट एनर्जी के लिए क्या यूज कर देगा वो, सबसे पहले यूज हो जाएंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। इमीडिएट एनर्जी की जरूरत है, काम पूरा हो गया भाई, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, 1 दिन 2 दिन में उसने यूटिलाइज कर लिए, 3 दिन में उसने यूटिलाइज कर लिए। उसके बाद बच्चों, जो स्टोर्ड फूड है उसी को तो यूज करेगा, और स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में है? फैट्स के फॉर्म में। तो उसके बाद फैट्स को यूटिलाइज करेगा, एंड लास्टली जब सारा का सारा फैट भी खत्म हो जाएगा, देन प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और सबसे लास्ट में सॉरी, प्रोटीन यूटिलाइज करेगा कोई भी इंसान जो कि लॉन्ग फास्टिंग पे है। ये बात होगी क्लियर? ये बात होगी क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, कि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, आपको पता चल गया। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू के कंपैरिजन में क्यों है, इसका आप रीजन आप बताओ। देखिए बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कि आइडल कंडीशन में है, लैब कंडीशंस में है ना, लैब कंडीशंस में है। लेकिन जब कोई प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। आगे आप पढ़ोगे, या आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। और
ट्रॉपिक लेवल्स पे तो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन, इसलिए फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू हमेशा कम होगी मेरे बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू के कंपैरिजन। बात समझ में आ गई? आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ यहीं पर कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रोपस का मतलब फॉर्मेशन सिंथेसिस। तो सेल्फ सिंथेसिस हो गया, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ट्रोपिक का मतलब सिंथेसिस। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने बात करी लाइफ प्रोसेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, है ना? कौन सी इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिएंट, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस करी। आपको सिलेबस का आइडिया आ गया। बायो का सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। क्या सिलेबस है बताइए फटाफट। पहला चैप्टर तो आपके सामने है, लाइफ प्रोसेसेस है ना? उसके बाद दूसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये सेकंड चैप्टर होने वाला है आपका। उसके बाद बिल्कुल नई चीज आएगी इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स, जिसको आप हेरिडिटी कहते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तो है ही है। इसके अलावा आर एनवायरमेंट है, इसकी भी हम बात करेंगे। वहीं पे जो मैं आपको बता रहा था लास्ट में 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये चीज वहीं पे डिस्कस होगी बच्चों। तो यहाँ तक के सेशन में, आज के सेशन में पार्ट 1 में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या है, तो आप प्लीज अपने बायोनीति चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर बता दीजिए। आप लोग नए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे जैसे ही सॉरी, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। हम चैलेंजेस सीरीज भी शुरू करेंगे, हम PYQ सीरीज भी शुरू करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इकट्ठा होकर एक साथ हेल्दी डिस्कशन करेंगे, उतना ही आप लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों। और आप हिस्सा बन गए हैं इस 2024-25 सेशन में, किसके? वॉरियर बैच के। और वो वॉरियर्स जो कि कौन है? ये वॉरियर्स हैं अर्ली स्टार्टर्स, कि जब बाकी लोग सोचेंगे पढ़ने की, तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होगे बेटा उनसे, है ना? बस आपको जो मैंने चीजें बताई हैं वैसे फॉलो करते जाना है, डिले नहीं करना है, रोज का काम रोज कर लेना है, ठीक है? अपने नोट्स बनाने, देखिए मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपके पास PPT है, आपके पास स्लाइड्स हैं, आप इनकी हेल्प से बच्चों डेट वाइज अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए आज से ही, विदाउट एनी डिले। ये प्रॉमिस आपको मेरे साथ भी करना होगा और खुद के साथ इंपॉर्टेंट है, खुद के साथ भी ये प्रॉमिस करना है। बेटा मोस्टली सेशन होंगे 30 से 40 मिनट्स के, उससे ज्यादा का सेशन नहीं होगा, अभी स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ। तो 30 से 40 मिनट्स के सेशंस को आप कंप्लीट कर लेंगे इतने ही ड्यूरेशन में लगभग। मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा। तो क्या 1 घंटा आप साइंस के लिए नहीं दे सकते? आप कुछ बच्चे कहेंगे सर साइंस में भी तो 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। बेटा एक बार में तो एक ही चीज पढ़ रहे हैं ना, एक दिन में तो हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। स्कूल में भी तो एक ही टीचर पढ़ाता है, बहुत कुछ स्कूल्स अभी स्टार्ट हुए हैं जहाँ पे तीनों पार्ट अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्लासेस हार्डली 2 या 3 दिन आती है। तो वीक में हमें 2 बार मान लो बायो पढ़नी है, 2 बार फिजिक्स पढ़नी है, 2 बार केमिस्ट्री पढ़नी है। तो उसी हिसाब से तो हम चल रहे हैं। आप सिर्फ 1 घंटा मान के चलिए, रोज 1 घंटा आपको साइंस को देना है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। एक बार अभी आपने पढ़ा है, एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बस रेगुलरिटी रखनी है, स्ट्रिक्टली बायोनीति को फॉलो करना है, जहां पे भी डाउट हो इमिडिएटली पूछना है, डाउट्स को कैरी ऑन करना नहीं है।
ठीक है बच्चों? चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, गुड लक।